हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग फिर शुरू करने जा रहे हैं एक लंबे टाइम बाद। ठीक है। तो मैंने डीपीपी 6 तक डिस्कस कर दी थी और टीपीटी 6 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। और हाँ, आप टीपीटी 6 के क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं, उसके सोल्यूशन को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में पा सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, टीपीटी 6 डाउनलोड कर लीजिए, उसको खुद से सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन नहीं होता है उसको सोल्यूशन से देखिए। स्टिल अगर वो नहीं होता है तो आप वीडियो को प्ले करके देख लीजिए, उसके बाद भी अगर डाउट है तो ठीक है। एक बार एक थोड़ा हम लोग बाहर निकल जाए, क्योंकि प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं कर पा रहा था। मैं आपको लाइव क्लास में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टीपीटी 6। ओके, तो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ और आपको मैं टीपीटी दिख रहा होगा, दिस इज द टीपीटी नंबर 6। ठीक है, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है और टीपीटी 5 तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, वो यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और हाँ, अगर आपको टीपीटी और टॉपर, टीपीटी होता है टॉपर टेस्ट पेपर और डीपीपी है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अगर ये आपको एक रेगुलर ऑर्डर में चाहिए, रेगुलर ऑर्डर में क्वेश्चंस चाहिए, रेगुलर ऑर्डर में सोल्यूशन चाहिए, रेगुलर ऑर्डर में उसका वीडियो सोल्यूशन चाहिए, ठीक, और बाद में आपके डाउट्स या डीपीपी के डाउट्स का लाइव लेक्चर्स, तो आपको मुझे आपका अपना स्कोर कार्ड सेंड करना होगा। बट कंडीशन है कि आपका परसेंटाइल जेईई मेंस में 99 से ऊपर होना चाहिए। हमारे पास 99 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स करीब 181 है, तो आपको उस ग्रुप में डाल दूंगा, तो आपको एक ऑर्डर में आपको हर चीज़ मिलेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्रूटो का क्वेश्चन। क्रूटो रशियन ओलंपियाड के क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आप पूरा रीड कर लीजिएगा, मैं ऑलरेडी पढ़ा हुआ हूँ इस क्वेश्चन को। Can a small ball move at a constant velocity v along horizontal surface and at a point A fall into vertical well of depth h and radius r? एक वेल है जिसका डेप्थ h है, रेडियस r है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v से एक पार्टिकल आता है। The velocity v of the ball form an angle alpha with the diameter से एंगल अल्फा बना रहा है। Friction losses should be neglected. The relation between v velocity, height h, r and alpha for which the ball can get out, बॉल एक बार फिर बाहर आ सके, आफ्टर इलास्टिक इम्पैक्ट विद द बॉल विल बी। अगर चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन होल्ड कर रहा होगा, ठीक है, कि जो पार्टिकल्स, जो बॉल है वो इस दीवार से टकराएगा ऐसे, तो फिर रिबाउंड होने के बाद वापस बाहर आ सके। ठीक, तो चलिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और एक अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए देखिए, ये एंगल अल्फा है। अब ये जो पार्टिकल है वो इधर से आएगा ऐसे, और ऐसे आते हुए अगर इलास्टिक टक्कर मार रहा है, तो मुझे ये बताओ, अगर ये वॉल है, ये तो इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है, अगर इस वॉल को अगर इधर से देखेंगे तो पूरा वॉल ऐसे दिखेगा, तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ऐसा वेल दिखेगा। ठीक, अब पार्टिकल्स ऐसे आके टक्कर मार रहा है, तो जब ऐसे जाएगा तो ऐसे गिरते हुए इससे टकराएगा, फिर इस वॉल से टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर ऐसे टकराएगा, फिर ऐसे टकराएगा, फिर ऐसे बाहर आ जाएगा। ठीक, एक चीज बताओ, जो वॉल है ये फ्रिक्शन लेस वॉल है, वॉल इज द फ्रिक्शन लेस। अगर वॉल फ्रिक्शन लेस है और ये हाइट एच है, तो जो भी बॉल टकराएगा वॉल से, तो इस वॉल से जो इम्पैक्ट फोर्स लगेगा वो इस बॉल के सरफेस पे नॉर्मल लगेगा, ऐसे लगेगा, फ्रिक्शन तो है नहीं। तो क्या इस बॉल का मोशन जो वाई डायरेक्शन में होगा
वो अफेक्ट करेगा इस इम्पैक्ट से? ना, नहीं करेगा, एकदम नहीं करेगा। मतलब ये दीवार रहे या न रहे फर्क नहीं पड़ता है वाई डायरेक्शन के मोशन पे। क्यों? क्योंकि जो भी इम्पैक्ट लग रहा है वो तो एक्स में लग रहा है, वॉल के परपेंडिकुलर एक्स में लग रहा है, उसके पैरेलल तो लग नहीं रहा है। जब पैरेलल लग ही नहीं रहा है तो क्या वाई डायरेक्शन का मोशन अफेक्टेड होगा? आंसर इज नो। मतलब अगर ये वॉल नहीं होता ना तो पता है कैसा होता है, इस तरीके से ऐसा है कि एक पार्टिकल को आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया है एच हाइट से, तो ये पार्टिकल ऐसे जाता है, ऐसे टक्कर मारता और एकदम इसी का मिरर इमेज बना के एक बार इस हाइट पे भी आता, ऐसे ऐसे टक्कर मार के फिर ऐसे टक्कर मार के फिर ऐसे। तो ये हाइट एच कभी ना कभी तो अटेंड करता ही, ये वाला। ठीक है, बस फर्क क्या है कि इसमें को आ गया एक वो आ गया, क्या ये वेल आ गया। अगर वेल आ गया तो फिर ये जो मोशन हो ऐसे ना हो के ये ऐसे ऐसी दीवार से फिर से टक्कर मार के ऐसे करते हुए ऊपर आ जाएगा, ये वाला कंडीशन आ ही जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इस वाई डायरेक्शन का मोशन क्या अनअफेक्टेड है, वाई डायरेक्शन का मोशन अनअफेक्टेड है इस पार्टिकल के लिए, तुम कहोगे यस। क्यों? बिकॉज since impact force in x direction by wall, so motion in y direction will be unaffected because in y direction there is no force, y direction का मोशन अनअफेक्टेड है। तो जितना इस पार्टिकल को इस बॉटम तक जाने में टाइम लगेगा, क्या बॉटम से वापस आने में उतना ही टाइम लगेगा? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि वाई का मोशन अनअफेक्टेड है। जितना यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा उतना यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा। तो पूछे कि इस बॉल को अंदर जाके बाहर निकलने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? ठीक है, चलो तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है तो y में डिस्प्लेसमेंट h है, तो h बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर y में, तो हाफ g इंटू टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू क्या आ गई? 2h अपान g का अंडर रूट, ये मिल गया आपका टाइम। इतने टाइम में उसको बाहर निकलने का चांस है। ठीक है, ओके, अब देखिए अब देखिए ये टाइम आ गया अंडर रूट 2h अपान जी। तो ये तो टाइम है यहाँ से यहाँ तक आने का, लेकिन जरूरी क्या है पे निकल ही जाए? ये जरूरी नहीं है यार, एकदम जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, जैसे ये वॉल है, पार्टिकल ऐसे आके टक्कर मार के फिर ऐसे आया, तो हो सकता है इसी से हल्का सा टक्कर मारे फिर लौट आए फिर ऊपर जाए। मतलब ये जरूर है कि इसका, लेकिन जब भी बाहर निकलेगा ये पार्टिकल्स ऐसे होके ऐसे ही जाएगा। और नहीं, एक और प्रॉब्लम इसमें पता है क्या? अगर कॉर्नर पा गया तो जरूर जाएगा, सिमेट्री से जितना ऊपर है उतना ही यहाँ पे ऊपर दिखेगा तो बाहर निकल जाएगा। अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा यहाँ बनाऊँ, एक बार फिर सुनना, तो एक हाइट अगर मैं यहाँ दिखा दूँ इस तरीके से, इस तरीके से, तो अगर एक पार्टिकल यहाँ जा रहा है ऐसे टक्कर मार रहा है, तो टक्कर मारने के बाद जब वापिस यहाँ पे आ गया और ये एकदम कॉर्नर पे आ गया, अगर ये कॉर्नर है, अगर एक कॉर्नर ये है एक कॉर्नर ये है, तब तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर ये कॉर्नर ये और ये कॉर्नर ये है और पार्टिकल ऐसे गिर के फिर ऐसे जाए तो बाहर नहीं निकलेगा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बाहर निकलेगा। कॉर्नर पे आएगा तो बाहर निकल जाएगा किसी भी, मतलब अगर ऐसा वॉल है तो चाहे इसका किसी भी कॉर्नर पे आ जाए, मतलब एज पे आ जाए, एज पे अगर आ गया मैक्सिमम हाइट, अगर मैक्सिमम हाइट एज पे आ रहा है तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर ये एज है और ये एक एज ये है, तो उसमें ये हो सकता है कि एक ही टक्कर बढ़ एक ही बार में ऐसा है, मतलब मैक्सिमम हाइट पे जाते ही बाहर निकल जाए और इस एज पे मिले हो। या हो सकता है कि जैसे ये वाला एकदम सीधे इस एज पे आ जाए और कम वेलोसिटी दोगे तो फिर कई टक्कर करते हुए तब जाके इस पे आएगा। बट चाहे जो भी हो, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम अंडर रूट 2h अपान जी का ट्वाइस बनेगा।
ये जो टाइम है वो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम है, तो ये टाइम क्या होगा, इतना। लेकिन इसका एक इंटीजर मल्टीपल होगा, उसको बाहर निकलने का कंडीशन, कंडीशन ऑन टाइम टू क्रॉस, टू टाइम टू क्रॉस, ये लिख दो एन, एनी इंटीजर, एनी इंटीजर्स। तो इंटीजर क्यों लिखा, मान लो एक ये है इस तरीके से ऐसे, और ये पार्टिकल्स ऐसे आके एकदम बीच में टक्कर मारता और ऐसे बाहर निकल जाता, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स, तो कंडीशन जो बाहर निकलने का कंडीशन था, कंडीशन टू कम आउट फ्रॉम वेल, वेल नहीं, स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ये क्या होगा, √2h/g का कोई भी, इस पे ट्वाइस लगेगा, इसका कोई भी इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, कोई भी इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए बाहर निकलने के लिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई मेरे। देखो ना, यहाँ से फेंके हो, फिर यहाँ टक्कर मार के फिर यहाँ पाएगा, ये टाइम क्या है, ये इसका ट्वाइस, ये टाइम सिर्फ इतना है और ये वाला टाइम इतना, लेकिन इस पार्ट में कोई भी ऐसा बन सकता है, मतलब ये ऐसे भी बाहर निकल सकता है, मतलब नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे फिर कॉर्नर पे पहुंच जाए फिर बाहर निकल जाए, मतलब इस एज पे जाना इंपॉर्टेंट है ना, इस एज पे आते वक्त पैरल हो, अगर ये ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो फिर जाके टकराया अर्थ पे, धरती पे टकराया, या फिर ऐसे आए, फिर ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम बनना चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम बनना चाहिए, तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो या इसी में कई बार टक्कर मारे फिर ऐसे घूमते हुए बाहर निकले, ठीक है, बट इतना तो कंफर्म है कि एक बार नीचे जाएगा तो ऊपर उसको आना ही पड़ेगा, तो ये वाला टर्म्स का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, जो भी टाइम होगा उसको बाहर निकालने का, ये टाइम आ गया। अब इसको इक्वेट करेंगे दूसरे इक्वेशन से, अगर इस वेल का टॉप व्यू देखोगे, ऊपर से टॉप व्यू देखोगे, तो टॉप व्यू आपको ऐसे दिखेगा, ये टॉप व्यू है, ठीक है। अब देखो, अगर आपने एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, ये मान लो यहाँ पे टक्कर मारा, ठीक है, ओके देखिए, मैं ये कह रहा था कि ये पार्टिकल को आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया स्पीड v से, और एंगल कितना था एक बार चेक कर लेते हैं, एंगल था अल्फा, ये डायमीटर के साथ इसका एंगल अल्फा है। अब ये पार्टिकल है ना, वो इस वाले यहाँ से लेके यहाँ तक आते समय ये कई बार ऐसे ऐसे गिरते हुए ऐसे गिरते हुए ऐसे गिरते हुए यहाँ पे आएगा, फिर इससे बाहर निकल जाए, या ये भी हो सकता है ऐसे गिरते हुए यहाँ पे मैक्सिमम पे ना आए, थोड़ा और नीचे टकराए, तो फिर नीचे टकराएगा यहाँ पे, और अपने एज पे सरफेस पे तो आया नहीं होगा, अगर सरफेस पे नहीं आया और अगर वो नीचे टकराया है, तो फिर ऐसे टकराते हुए यहाँ पे आएगा, हो सकता है यहाँ पे आ जाए तो बाहर निकल जाए, फिर ऐसे टक्कर मारते 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 तो यहाँ पे आए, इससे बाहर निकल जाए, ठीक है। तो समझ मैं क्या कह रहा हूँ, तो अगर टॉप व्यू देखोगे, ऊपर से तुम एक टॉप व्यू देखोगे, तो ये जो मोशन होगा वो तुमको ऐसी स्ट्रेट लाइन दिखेगा, हालांकि इसमें वो ऐसे बहुत तेज स्पीड दोगे, बहुत तेज स्पीड, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यही वाला पॉइंट है, ये और ये, तो ये सरफेस ऐसा है इस तरीके से, ये वेल है, वेल ऐसा हो सकता है या वेल ऐसा हो सकता है, वेल ऐसा हो सकता है ऐसा, तो बहुत तेज प्रोजेक्ट किए होगे तो बीच में आके फिर यहाँ से निकल जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि वेल अगर इतना बड़ा है, अगर वेल इतना बड़ा है तो ऐसे फिर यहाँ पे फिर यहाँ से बाहर आए,
ठीक है। तो अगर इसी को तुम ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे, ऐसे टॉप व्यू देखोगे, तो तुमको लगेगा कि ये वाला मोशन ऐसे होगा, ऐसे। फिर यहाँ से निकलने की पॉसिबिलिटी है, या फिर यहाँ इसके सामने सीधे यहाँ पे चले जाइए, यहाँ से निकलने की पॉसिबिलिटी, इसमें भी ऐसे बाहर निकल जाए। ठीक है, इसका मतलब कि इसी दो के बीच का टाइम इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, तो अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो क्या आएगा, एंगल अल्फा है तो एंगल क्या आएगा, अल्फा आएगा। अगर ये रेडियस आर है, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हॉरिजॉन्टल हमेशा कांस्टेंट रहेगी ना, वर्टिकल ना चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज कांस्टेंट इन अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो इस कोलिजन से अनइफेक्टेड रहेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वॉल से टकराते समय अनचेंज रहेगी, बिकॉज कोलिजन इज इलास्टिक। ठीक है, तो देखिए, तो ये दूरी r है, तो ये क्या बनेगा, r cos अल्फा, r cos अल्फा, और ये भी दूरी क्या आएगी, r cos अल्फा, दैट इज ट्वाइस। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू v नॉट इंटू यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, दैट इज t1। अच्छा, ये जो टाइम t1 आएगा, t1 वो कितना बनेगा, t1 इज 2r cos अल्फा अपॉन v नॉट। तो ये जो भी टाइम आ रहा है, ये टाइम या तो इसके बराबर पहुंचना चाहिए, अगर इसके बराबर पहुंच जाए तो फिर यहां से बाहर आ जाएगा, और इसका अगर डबल कर दूं, इसका मतलब यहां से बाहर आएगा, इसका ट्रिपल कर दूं मतलब यहां से बाहर आएगा। अगर T1 बराबर इतने टाइम में बाहर निकल रहा है, मतलब ये पार्टिकल यहां से आने के बाद वो इससे बाहर निकल रहा है, चाहे इसमें कितने बार भी कोलाइड कर ले, बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विजिलेंस बहुत कम होगी। ठीक है, तो कई बार ऐसे टक्कर मारते हुए आएगा, क्योंकि देखो ना, बहुत तेज फेंकोगे तो जल्दी निकल जाएगा, बहुत धीरे फेंक दो तब बाहर निकलेगा। तो ये जो टाइम होना चाहिए, इसका एक इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, दैट इज लेट्स दिस इज m, और ये इसकी इक्वेट होना चाहिए, ये टाइम हर हाल में इक्वल होना चाहिए। तो दोनों की इक्वल कर, तो जब दोनों की इक्वल करोगे, दिस इज 2r cos अल्फा v नॉट 2n अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, और यहां से ये वैल्यू आ गई r cos अल्फा v नॉट m इक्वल्स टू n अंडर रूट 2h अपॉन जी। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिखा रहा है nr cos अल्फा अपॉन v के 2h अपॉन जी, तो ये आपको दिख रहा है सी पार्ट में आंसर दिख रहा है, सी पार्ट में। ठीक है, ओके, अब हम लोग टीपीटी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि टू मैन्युफैक्चरर अ पॉलीथीन फिल्म, ये पॉलीथीन फिल्म है, अ वाइड बैंड इज पुल्ड ओवर द रोलर एट v बराबर 15 मीटर पर सेकेंड, ये 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फिल्म सरफेस एक्वायर अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिग्मा मेनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, an electric field strength is 20 kilovolt per centimeter can cause a discharge in air. Taking into account that fact, maximum possible magnetic field flux density near the film surface will be। ठीक है, कह रहे हैं कि एक सरफेस है, इस तरीके से जा रहा है पॉलीथीन फिल्म में, और उस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। कह रहा है इस सिग्मा की वैल्यू इतनी है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम इतना होगा स्पेस में। अगर इतना हो जाता है तो फिर क्या होने लगेगा, इस पे स्पार्किंग डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी, मतलब चार्ज के पार्टिकल एयर में जाने लगेंगे, एयर में लगेंगे, इससे क्या होगा कि इसके चार्जेस कम होने लगेगा, तो इससे ज़्यादा डेंसिटी नहीं जा सकती, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू 20 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर स्पेस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 20 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर हो सकता है, तो बताइए मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 2, एक बार फिर व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे। देखिए ये एक सीट की तरह से है, लेट्स यहाँ की डेंसिटी सिग्मा है, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 20 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो 10 पावर माइनस 2। नाउ दिस वैल्यू इज 2 इंटू 10 टू द पावर 3 1 4 और ये 6। दिस इज 6 इक्वेशन नंबर 1। अच्छा ये डेंसिटी सिग्मा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो एक तरह से इनफाइनाइट शीट की तरह से काम कर रहा है ना। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दिस इज म्यू नॉट के बाई 2, ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट के बाई 2, वेयर व्हाट इज के? के इज करेंट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट विड्थ। अगर इसका विड्थ W है तो करंट पर यूनिट विड्थ क्या होता है? अच्छा इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? लेट्स v है, जो कि उन्होंने v की वैल्यू दे रखी है कितना 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा तो अगर मैं पूछूं कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इससे जो करंट फ्लो कर रहा है W विड्थ से करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट I की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज करंट? करंट इज चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। अच्छा 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा ये सीट? ये सीट 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा? v के बराबर तय करेगा। 1 सेकेंड में v के बराबर दूरी तय करेगा, तो कितना चार्ज फ्लो कर गया? कितना चार्ज फ्लो कर गया 1 सेकेंड में? 1 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो किया वही तो करंट है। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा? डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा मल्टीप्लाई बाई ये वाला एरिया, तो ये स्पीड है v मल्टीप्लाई बाई दिस इज W विड्थ, ये करंट मिल गया। व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज करंट? करंट चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ये सीट कितना दूरी तय करेगा v मीटर, तो वही तो चार्ज उस पर आया। तो v मीटर में कितना चार्ज आ गया? अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा मल्टीप्लाई बाय दैट क्रॉस सेक्शन एरिया, तो v इंटू डब्ल्यू इतना आ गया। अच्छा ये k क्या है? करंट पर यूनिट विड्थ है, k इज I अपॉन W, करंट पर यूनिट विड्थ दिस इज सिग्मा इंटू v। उठा के यहाँ प्लेस कर दो, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 2 सिग्मा इंटू v। अच्छा यहाँ से सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी दिस इज 2:4 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 पावर 6 आएगा। उठा के यहाँ प्लेस कर दो इस सिग्मा की जगह पे, तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 म्यू नॉट सिग्मा की जगह पे 4 एप्सिलॉन नॉट 10 का पावर 6 इंटू भी कितना है दैट इज 50, भी है 15 के बराबर। ये वैल्यू कितनी आएगी 2 15 दूनी 30, तो बनेगा 3 इंटू 10 टू द पावर 7 म्यू नॉट एप्सिलॉन। और आपको पता है c की वैल्यू क्या होती है 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आएगी 1/c²। उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए, तो इससे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी 3 इंटू 10 पावर 7 इंटू 1/c²। c क्या होता है 3 इंटू 10 पावर 9 होता है, नहीं 3 इंटू 10 पावर 8 होता है ना, नहीं जी c लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 इंटू 10 पावर 6 होता है, ठीक है। भूल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है 3 इंटू 10 पावर 8 होता है, तो उठा के प्लेस कर दो, स्क्वायर करो तो बनेगा 9 इंटू 10 पावर 16, बस सॉल्व कर देना आंसर जाएगा, ठीक है ओके। अरे कंफर्म है 0.33 का टर्म आ रहा है, तो ये पार्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या रहा है, कंसीडर द गिवन RC सर्किट while चार्जिंग, K1 is closed, K1 closed है, at t बराबर 0 वोल्ट मीटर रीड V0/4। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है। कंसीडर द गिवन RC सर्किट while चार्जिंग K1 is closed, K1 को क्लोज किया जाता है at t बराबर 0 पे, वोल्ट मीटर रीड V0/4। क्लोज करने के बाद जब इसका वोल्ट मीटर V0/4 रीड करता है, when voltmeter read approaches इतना, switch Q1 is open।
अच्छा, ये कह रहा क्वेश्चन कि जिस वक्त तुम इसको क्लोज कर रहे हो, K1 को क्लोज कर रहे हो, उस समय पे इसकी रीडिंग V0/4 है। अगेन कह रहा है कि व्हेन वोल्टमीटर रीड अप्रोचेस टू 3V0/4 K1 इज ओपन, K1 को ओपन कर दिया जाता है जब इसका वोल्टेज 3V0/4 हो जाता है, और K2 को क्लोज किया जाता है, K2 क्लोज किया जाता है टिल रीडिंग अगेन ड्रॉप टू V0/4। अब क्लोज करते तब तक कि इसका रीडिंग V0/4 ना हो जाए। देन साइकिल कंटिन्यूअसली रिपीटेड, फॉर एग्जाम्पल V0/4 टू इतना एंड देन डिस्चार्ज टू इतना। द ग्राफ ऑफ करंट इन रजिस्टर आर, इसमें जो करंट का ग्राफ है वर्सेस चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन वन कंप्लीट साइकिल। वोल्टमीटर इज आइडियल। एक कंप्लीट साइकिल में ग्राफ कैसा बनेगा? करंट वर्सेस टाइम का, ठीक है। मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप देखिए इसका चार्ज क्या V0/4 है ना, और आपने इसको क्लोज किया, कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है, करंट वर्सेस चार्ज का ग्राफ। ओके, तो चलो ये कह रहा है कि करंट वर्सेस चार्ज का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कुछ कॉमन सेंस से सोचना क्या, इन चार ऑप्शन में उसके बाद देखते, पहले कॉमन सेंस लगाता है। तो मुझे बताओ कि जब इस स्विच को क्लोज कर रहे हो और इनिशियल पोटेंशियल ड्रॉप देखिए यार, इसका इनिशियल वोल्टेज सोचता मैं क्या जाता, फर्क नहीं आएगा तो नहीं आएगा, फिर से जाएगा। इनिशियल वोल्टेज इसका V0/4 है, गुड। तो इसका चार्ज क्या होगा इनिशियल, Q बराबर CV, तो C V0/4, इनिशियल चार्ज होगा C V0/4। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, कर ही क्या सकते हैं। ओके, लेकिन जब तुम इस स्विच को क्लोज कर दोगे, जब तुम इस स्विच को क्लोज कर दोगे तो इसके टर्मिनल का वोल्टेज प्लस इसके टर्मिनल का वोल्टेज इक्वल टू V0 होगा ना। मतलब तुम लिखो क्या, कैपेसिटर का वोल्टेज प्लस रजिस्टर का वोल्टेज इज इक्वल टू V0। अच्छा बताओ, कैपेसिटर का वोल्टेज तो इंक्रीज करेगा क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है तो इसका वोल्टेज इंक्रीज करेगा। जब वोल्टेज इसका इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करते करते कहाँ जाना, 3V0/4। तो जब VC इंक्रीज करेगा तो VR को कम होना पड़ेगा ना, क्योंकि V0 तो कांस्टेंट है। और ये क्वेश्चन तो हमेशा यूज करेगा, क्योंकि इसके और इसके टर्मिनल का वोल्टेज अगर यहाँ पे तुम 0 नंबर दे दोगे तो यहाँ भी 0 नंबर दो, और ये V0 है तो यहाँ का V0 दोगे, यहाँ का भी V0 दो, ठीक है। तो इसके टर्मिनल का वोल्टेज तो हमेशा V0 रहेगा। तो जब VC इंक्रीज करेगा तो VR डिक्रीज करेगा। VR अगर घटा, अगर इस रजिस्टर का वोल्टेज घटा तो करंट घटेगा। हाँ घटेगा, बिल्कुल घटेगा, तो घटने दो। तो करंट इनिशियली इसमें भी घट रहा है, 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 क्या कर सकता है, घट रहा है तो घटने दो। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट का इनिशियल फ्लो का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे आ रहा है ना, ऐसे तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। हाँ, और बाकी वैल्यू तो सब तो दिख ही रहा है तुम्हें, इसमें क्या करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफ लगातार यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक जाएगा। लेकिन ये बताओ, ये एक चेक कर लेते हैं ना, इसका वोल्टेज अब 3V0/4 होगा। जब इसका वोल्टेज 3V0/4 होगा तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, V0/4 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। 3V0/4 दिखा रहा ना, तो जब ये वोल्टेज 3V0/4 होगा तो V0/4 होगा, तभी तो इसका सम V0 आएगा। तो V0/4 हो गया, इसका मतलब इस ये जो ग्राफ है, इनिशियल ग्राफ, वो कब तक चलेगा, जब तक कि चार्ज 3C V0/4 तक ना पहुंच जाए, चार्ज की वैल्यू। तो ये ग्राफ सीधे 3C V0/4 तक जाएगा। तो ये क्या गलत है, ये ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में देखना, बीच में 3C V0/4 होना चाहिए, जबकि ये किनारे दिखा रहा है, ये तो ग्राफ गलत हो गया। ये भी चल सकता है अभी, ये भी चल सकता है, अभी भी चल सकता है, अभी अभी तक 3 है सामने,
अब इनमें चेक करना है, ठीक है, ओके। लेकिन एक पहले चेक कर लेते हैं फिर आपसे बताएंगे, ठीक है। तो आधा साइकिल तो चेक कर लिया, आधा साइकिल तो मैंने चेक कर लिया, यहाँ तक चलेगा। इसके बाद क्या होगा, जब इसके बाद जब तुम इसको हटा दोगे, इसको क्लोज कर दोगे, जब इसको क्लोज कर दोगे तो इसका तो वोल्टेज 3V0/4 है, तो इसका भी 3V0/4 हो जाएगा, क्योंकि जो सेकेंड साइकिल आएगा जब इसको तुम क्लोज करके इसको हटा दोगे तो सर्किट ऐसे बन जाएगी ना। और अगर इनिशियली जीरो है, ये जीरो है इनिशियली, ठीक है, अब इसके टर्मिनल का वोल्टेज, अब इसको हटा दो, जीरो क्या, 1 सेकेंड, वन सेकेंड, देखो ऐसे मान लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनिशियल इसके टर्मिनल का वोल्टेज 3V0/4 है, जब K2 क्लोज हो गया तब, अब नया सेकंड बात कर रहा हूँ, क्लोज्ड। तो क्या होगा देखो, तो अगर इसको वोल्टेज अगर तुम जीरो दे रहे हो तो इसका वोल्टेज क्या लिखोगे, 3V0/4 लिखोगे इनिशियली, ये 3V0/4 यहाँ तक आएगा ना, यहाँ तक आएगा ना। तो रजिस्टर का वोल्टेज क्या हो गया, 3V0/4 हो गया रजिस्टर का वोल्टेज। डिफरेंस देखो, दिस माइनस दिस, ये जीरो है ना, इसका मतलब कि कैपेसिटर और रजिस्टर का वोल्टेज बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। तो देखो, जब K1 क्लोज था और जब ये 3V0/4 तक गया था, तब इस रजिस्टर का करंट कम था क्योंकि वोल्टेज V0/4 था। लेकिन जैसे ही इसको हटाओगे, इसको क्लोज करोगे, इसका वोल्टेज अचानक से बढ़ के 3V0/4 हो जाएगा, 3V0/4 हो जाएगा। जब 3V0/4 हो जाएगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, करंट की वैल्यू अचानक से इंक्रीज करेगी, तो अचानक से इंक्रीज करेगी, इसके बाद करंट इंक्रीज करना चाहिए। तो करंट यहाँ तक है ना, तो इससे ज्यादा करंट की वैल्यू चाहिए। हाँ तो देखो, इसके बाद जो ग्राफ है वो सीधे रिवर्स यहाँ दिखा, देखो ये लेंथ बड़ा है, देख रहे हो ना, इस चार्ज पे कैपेसिटर की कैपेसिटर चार्ज तो वही रहेगा, लेकिन करंट की वैल्यू देखो मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करके, क्योंकि यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है। यहाँ देखो ये और ये बराबर है ना, गलत है, बराबर नहीं रहेगा, इंक्रीज करना चाहिए। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे तो करंट घटा, और घटने के बाद फिर जब इधर जा रहा है तभी भी इनिशियल तो वही है, देखो इनिशियल लेवल तो वही है। ये भी गलत, ये भी गलत, कंफर्म आंसर ही पर। और हाँ, इसका वोल्टेज धीरे धीरे कम होगा डिस्चार्ज होने पे, तो जब कैपेसिटर का वोल्टेज कम होगा तो रजिस्टर का वोल्टेज कम होगा, तो करंट कम होने लगेगा। तो करंट धीरे धीरे कम होते लेकिन कहाँ तक जाएगा, V0/4 तक जाएगा, क्योंकि फिर साइकिल रिपीट हो जाएगी। और करंट उल्टा क्यों दिखा रहा है, ये उल्टा ही से दिखा रहा है क्योंकि यहाँ का चार्ज घटेगा ना, ये वाला चार्ज घटेगा, जब चार्ज घटेगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, ऐसे ऐसे फ्लो करेगा ना। पहले देखो, पहले ऐसे फ्लो कर रहा था, अब डायरेक्शन उल्टा हो गया, इसीलिए उन्होंने निगेटिव से स्टार्ट किया। तो तुम समझ गए होगा। अच्छा, ये तो मैंने एनालिसिस समझ लिया, लेकिन ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, तो देखो तो कैसे नहीं पता चलेगा, आई में और क्यू में ग्राफ स्ट्रेट लाइन कैसा है, ये चेक करना पड़ेगा ना। 1 सेकेंड, कैसे, अच्छा इनिशियल ग्राफ ये था, इनिशियल ग्राफ ये है। अच्छा बीसी क्या होगा, व्हाट इज बीसी, बीसी इज Q/C, बीसी इज Q/C। अब बी आर क्या, आई आर होगा, करेंट आई इंटू आर बराबर 0। तो तुम देख सकते हो अब आई कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, और क्यू कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। तो क्या है, x/c प्लस वाई इंटू आर बराबर 0। इससे वाई की वैल्यू क्या आ गई, -x/r/c। दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ओरिजिन के पास की बात नहीं है क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी तो आएगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियल करंट 0 नहीं है। तो एक तरफ से देखो, ये y और x लीनियर फंक्शन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। और यहाँ पे भी जब इसको क्लोज करोगे तभी भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि तब BC और BR का मैग्नीट्यूड बराबर है, साइन माइनस। BC क्यू क्या लिखोगे, -Q/C, और ये क्या लिखोगे, I इंटू आर। देखो I और Q में लीनियर फंक्शन होंगे, स्ट्रेट लाइन, और कांस्टेंट की वजह से चेंज, अरे y और mx प्लस c कांस्टेंट की वजह से ग्राफ शिफ्ट हो जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है कि 2 बॉल आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर
on weightless support formed by two smooth inclined plane. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, टॉपर टेस्ट पेपर। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जाएंगे। देखिए ये क्रूटोव का क्वेश्चन है। क्रूटोव मैकेनिक्स एक डिफिकल्ट किताब है। कह रहा है 2 बॉल आर प्लेस्ड, ये रशियन ओलंपियाड्स लिया गया है, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, हालांकि मैं पहले से इसको जानता हूँ। कह रहा है 2 ball are placed as shown in the figure on weightless support formed by the two smooth inclined plane each other at angle 30 degree to the horizontal. The support can slide without friction along the horizontal plane. The upper ball of mass m1 is released, which are following given relation between m2 and m1 will allow the lower ball mass m2 to start climbing up the support. कह रहा है ये बॉल जब नीचे आए ना तो ये बॉल ऊपर की ओर जाए, तो इस m2 इस m1 में क्या रिलेशन होना चाहिए? ओके, तो हम इस क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे लेके चलते हैं कि जब ये बॉल नीचे पर आ रहा है तो ये बॉल ऊपर पर क्यों जा रहा है। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है। अच्छा, अगर ये बॉल नहीं होता तो क्या ये बॉल ऊपर जाता? नो। इसका मतलब कंफर्म है कि इस बॉल के ऊपर जाने के लिए इस बॉल और इस इंक्लाइन में कांटेक्ट होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि ये बॉल हवा में रहे, तब तो ये बॉल हवा में रहे, इसका मतलब क्या है? अगर m1 बॉल ऊपर हवा में रहे, इसका मतलब क्या है? एक ही बॉल है m2 इस वेज पे, और इस वेज पे अगर सिर्फ m2 रहे तो क्या ऊपर जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब एक तो कंडीशन कंफर्म है, वो ये है कि m1 का कांटेक्ट इस वेज से नहीं छूटना चाहिए, चाहे जो भी हो। द कांटेक्ट बिटवीन m1 एंड वेज कांट बी लीव, नहीं छूटना चाहिए। ओके, ठीक है, पहला दिमाग बात आ गई कि कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये बॉल ऊपर जा रहा है? पता है क्या करो, चलो इस डायग्राम को हम व्हाइट बोर्ड पे बनाते हैं, या देखिए यही से समझ आ जाएगा। जब ये बॉल इस वेज को ऐसे धक्का मारेगा, ऐसे धक्का मारेगा, तो ये इधर जाएगा, ये वेज इधर जाएगा, वेज जब इधर जाएगा तो ये बॉल के पास एक टेंडेंसी है कि ऊपर की ओर जाए। वेज के फ्रेम से और समझ में जाएगा। अगर वेज पे तुम खड़े हो जाते हो, अगर इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो वेज के फ्रेम से जब इस ब्लॉक को देखोगे तो इस पे सूडो फोर्स ऐसे काम करेगा, m2 इंटू ए काम करेगा, और इस m2 इंटू ए का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की ओर, ऐसे इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल ऊपर की ओर आएगा। जब ऊपर की ओर आएगा तो m2 उसकी वजह से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। ओके, कंफर्म है m2 ए का, अगर ये एंगल अल्फा है ना और ये m2g लिख लिया, तो m2a का cos अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन m2g sin अल्फा, ये होना ही चाहिए। इस बॉल को ऊपर जाने की कंडीशन है कि m2a का cos अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन mg sin अल्फा, तो ये ऊपर को चढ़ता नजर आएगा। इससे क्या प्रूफ होता है? m2 से m2 कटेगा, इससे प्रूफ होगा कि a शुड बी ग्रेटर देन g tan अल्फा, ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए। ये कंडीशन अगर होल्ड करता है तो मैं कहूंगा, और ये ए क्या है? इस वेज का एक्सेलरेशन है, तो ये ब्लॉक ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। बट अभी आंसर तो आया नहीं ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए व्हाइट बोर्ड पे मैं चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अगेन अल्फा, FBD बनाते हैं।
अच्छा, जब ये वाला बॉल इस पे ऊपर को जा रहा होगा, ऊपर को, तो क्या इसके साथ कांटेक्ट होगा, इस सर्फ के साथ? ना। जब यहाँ का बॉल ऊपर को जा रहा होगा तो यहाँ के बॉल का कांटेक्ट इसके साथ नहीं होगा, सिर्फ इसके साथ होगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो इस कांटेक्ट से, इस सरफेस से कांटेक्ट छूट जाएगा। तो अगर एफबीडी बनाओगे तो इस तरीके से दिखाओगे इस बॉल को, ऐसे, और ये बॉल यहाँ पे है। तो जब इस वेज की वीडियो बनाओगे, इस वेज की वीडियो बनाओगे, इसकी वजह से फोर्स ऐसे लगेगा, दैट इज N1, और इसके वजह से फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, दिस इज N2। वेज की वीडियो बना रहा हूँ, फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे, वेज की सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। तो इस बॉल की वजह से N1 इधर, इस बॉल की वजह से N2 इधर। अब बॉल हटा दो एफबीडी में, बॉल तो नहीं होना चाहिए, क्यों? वेज की वीडियो बना रहे हैं। सर तुम मुझे बताओ, और ग्राउंड से नॉर्मल रेजिस्टेंस ऊपर को बनेगा, दैट इज N। अच्छा, ये वेज मासलेस है ना, मासलेस वेज पे नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा, तो y में तो फोर्स बैलेंस होना ही चाहिए, x में भी तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए भाई। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंस मास ऑफ वेज इज जीरो, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन मस्ट बी जीरो, तो x डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब एंगल की बात करते हैं। अच्छा, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये एंगल क्या होगा, अल्फा, तो ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा। अगर इसको मैं आगे कर बढ़ा दो तो दिस एंगल इज अल्फा, तो इस नॉर्मल का वर्टिकल एंगल अल्फा है, और इस नॉर्मल का भी वर्टिकल एंगल अल्फा ही बनेगा, अल्फा ही बनेगा। क्यों? अरे बनना ही चाहिए, एक नॉर्मल वर्टिकल से वही एंगल बनाता है जो इसका इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से बनाता है। या जैसे मैंने इस अल्फा को प्रूफ किया, वैसे इसको भी प्रूफ कर लूंगा कि एंगल अल्फा है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स नेट बैलेंस होना चाहिए इस वेज पे, बिकॉज दिस वेज इज मासलेस। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या आएगा, N2 का ये कंपोनेंट N2 sin अल्फा, दिस इज N2 sin अल्फा, माइनस N1 का ये वाला कंपोनेंट माइनस N1 sin अल्फा, दिस मस्ट बी जीरो बिकॉज मास ऑफ वेज इज जीरो। ये प्रूफ करता है कि N1 N2 आपस में इक्वल आना चाहिए। मतलब ये दोनों ही बॉल के केस में, इस दोनों ही बॉल के केस में ये बॉल जो इस वेज पे नॉर्मल एक्शन अप्लाई करेगा और ये जो बॉल इस वेज पे जो नॉर्मल एक्शन अप्लाई करेगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बिकॉज वेज इज मासलेस। तो मैंने ये प्रूफ करके रख दिया अपने सामने, ठीक है, कि N1 N2 अब इक्वल होंगे। अब चलो वेज के बीडी बनाते हैं, वेज कर रहा हूं, दोनों पार्टिकल के बीडी बनाते हैं। तो देखो इस तरीके से है, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज अल्फा। अच्छा मुझे ये बताओ, ये बॉल जस्ट यहां पे है, यहां पे है, और ये बॉल यहां पे है, इसको तो इसके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहना है। अब एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे, सुनते रहना, मैं जस्ट बात कर रहा हूं एक ऑब्जर्वर की जो ग्राउंड पे है और वो क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो मुझे बताओ, जब ये बॉल इस इंक्लाइन के फ्रेम में ऐसे आ रहा होगा, वेज ऐसे जा रहा होगा, तो क्या ग्राउंड फ्रेम में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर नहीं होगा, इधर? ऑफ कोर्स इधर भी होगा, क्योंकि इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो मुझे और एक और बात है, अगर ये बॉल इसके कांटेक्ट को नहीं छोड़ रहा है, अगर ये बॉल इसके कांटेक्ट को नहीं छोड़ रहा है, इस कांटेक्ट को नहीं छोड़ रहा है, तो दोनों बॉल का इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। इस बॉल का, अगर ये बॉल इस कांटेक्ट को नहीं छोड़ रहा है और ये इस पे कांटेक्ट में ही है, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि इस दोनों बॉल का, इस बॉल का इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और इस बॉल का इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हर हाल में सेम होना चाहिए ग्राउंड फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है। क्योंकि इंक्लाइन के परपेंडिकुलर अगर एक्सेलरेशन सेम जाएगा, इसका मतलब ये बॉल भी इसी इंक्लाइन पे है और ये बॉल भी इसी इंक्लाइन पे है। सही करा, मतलब दिस इज A1 एंड दिस इज A2,
तो आप क्या बोल सकते हो, इसको A1 मान लो, रुको, दिस इज A1 एंड दिस इज A2। ये A1 A2 इक्वल होगा तो ये बॉल भी इसी पर रहेगा और ये बॉल भी इसी पर रहेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई कहे कि नहीं A2 इज ग्रेटर देन A1, ये वाला एक्सेलरेशन इससे ज्यादा है, इसका मतलब कि ये ज्यादा इधर भागेगा और ये इधर कम भागेगा, तो इंक्लाइन का कॉन्टेक्ट छूट जाएगा ना, इसका इसके साथ कॉन्टेक्ट छूट जाएगा, क्योंकि इसको इसके साथ ही रहना हमेशा, ये प्रूफ कर चुका हूं कि इस बॉल को इसी के साथ रहना है, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का, अगर इस बॉल का एक्सेलरेशन जो इस डायरेक्शन का है उससे अगर ज्यादा हो जाए तो इसके बीच का कॉन्टेक्ट छूट जाएगा। तो ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए, किस लिए, जब ये इसके सरफेस को छोड़ रहा होगा, और जब ये इसके सरफेस छोड़ेगा तो किस पे भागेगा, इसी पे तो भागेगा, इसी पे, ऐसे, ठीक है। हाँ, ये ज्यादा भाग रहा है तो ये कम भाग रहा है, तो आ जाएगा ना इस इंक्लाइन पे, ऐसे देखो, दोनों ये भी भगा रही हुई, देखो पहले एक ही जगह पे था, ऐसे ऐसे, देखो ये भी भागा है ना, यहाँ से आता, ये भी भागा, लेकिन इंक्लाइन यहाँ पे आ गया, और ये इंक्लाइन यहाँ पे, मतलब इतना दूर पीछे नहीं चढ़ गया, चढ़ गया, ठीक है, ओके। तो चलिए अब इस एक्सेलरेशन को निकालते हैं, तो इसकी वीडियो बनाएंगे, अब इसको हटा देते हैं, तो इधर आप क्या दिखाएंगे, लेट्स दिस इज M2 एंड दिस इज mg, M2g, इसका मास कितना है चेक कर लो, M1 है, इसका मास M1 है, तो M1g लिख देंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, जब ये वाला बॉल इस कांटेक्ट कुछ इस कंडीशन में, अगर इस का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का, इसका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा है, तो क्या इस सरफेस से n आएगा इस कंडीशन में, ना, इस कंडीशन में n सिर्फ इस सरफेस से आएगा, तो आप कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से, दिस इज N1 एंड दिस वन इज M1, इसका मास M2 है ना, तो M2g लिख लिया। अच्छा इस इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का, अच्छा इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का, इस इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल A1 है ग्राउंड फ्रेम में, तो कि पूछे A1 की वैल्यू क्या आएगी, तो A1 होनी चाहिए M2g साइन अल्फा, M2g साइन अल्फा, ओके। तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन किसका, फिर रिपीट कर रहा हूँ सुनना, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इसके सरफेस के परपेंडिकुलर की बात हो रही थी ना, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, इसी बताओ ये वाला एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये वाला एक्सेलरेशन कितना था, दिस वन इज A2, ये एक्सेलरेशन A2 था, तो इस फोर्स का इधर कंपोनेंट बनेगा M1g cos अल्फा माइनस N2 अपान M1, M1g cos अल्फा माइनस N2 अपान दिस मास करोगे तो A2 आ जाएगा, दिस इज A2, A2 इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्फीयर इन नॉर्मल डायरेक्शन, और इस स्फीयर का इस इंक्लाइन के नॉर्मल निकालना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, अब इस N1 का कंपोनेंट चाहिए ना इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके। चलो हमें इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन निकालना है ना, ये भी परपेंडिकुलर था, ये भी परपेंडिकुलर था, मैंने ऐसे दिखा दिया। अच्छा ये जो नॉर्मल है ये वर्टिकल से क्या एंगल बनाएगा, अल्फा, क्योंकि ये इस इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है, तो इस इंक्लाइन का जो नॉर्मल होगा उसका वर्टिकल से एंगल अल्फा आएगा, मतलब ये जो वर्टिकल है ना, वर्टिकल इससे ये जो नॉर्मल आएगा, ये जो नॉर्मल आएगा इसका वर्टिकल से एंगल अल्फा बनेगा, और M2g तो ऐसे है। अब मुझे इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन चाहिए ना, इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन चाहिए, तो फिर मुझे ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। अच्छा बता सकते हो एंगल क्या आएगा, ये एंगल भी अल्फा ही आएगा, पता है क्यों अल्फा आएगा,
इस इंक्लाइन का नॉर्मल ही तो है ये, इस इंक्लाइन पे ये नॉर्मल है, और एक नॉर्मल वर्टिकल से वही एंगल बनाता है जो इसका इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से बनाता है। तो ये इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा दैट इज अल्फा, तो इसका जो नॉर्मल है वो वर्टिकल से अल्फा एंगल बनाएगा। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या आएगा? अच्छा, अगर ये अल्फा तो भी क्या आएगा, दिस वन इज अल्फा। देखो इस लाइन को आगे बढ़ा दो, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, तो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन दैट इज a1। a1 आप क्या लिखेंगे, m2g cos अल्फा, m2g cos अल्फा माइनस ये वाला फोर्स, तो n1 का एक कंपोनेंट माइनस n1 cos 2 अल्फा एंड डिवाइड बाई मास m2, इस ब्लॉक का मास m2 डिवाइड कर दिया। अब उठा के यहाँ प्लेस करेंगे, तो a2 की जगह पे ये प्लेस करो, तो m1 से 1 कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, g cos अल्फा माइनस n2 अपान m1 इज ग्रेटर देन, m2 से m2 फिर कटेगा, तो ये क्या बचेगा, g cos अल्फा माइनस n1 cos 2 अल्फा डिवाइड बाई m2 बनेगा। अब ये इससे ये कट जाएगा, और ये n1 और n2 तो प्रूफ हुआ था आपस में बराबर आएगा, तो ये भी हट जाएगा। अब इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये बनेगा 1/m2 cos 2 अल्फा इज ग्रेटर देन 1/m1, ये बनेगा। अब तुम क्या करो, इसको इधर भेज दो, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि m2/m1 लेस देन cos 2 अल्फा होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये कंडीशन होल्ड किया तो हमारा आंसर आएगा। अब क्वेश्चन में उन्होंने अल्फा की वैल्यू जो दे रखी है, दिस वन इज 30 डिग्री, लेट्स सी 30 डिग्री, तो यहाँ पे अगर 30 रखेंगे तो बनेगा cos 60, इट इज 1/2। इसका मतलब अगर ये कंडीशन यूज होता है कि m2/m1 इज लेस देन 1/2, तो मैं कहूंगा कि ये वाला ब्लॉक इस सरफेस पे ऊपर की ओर जा रहा होगा, जबकि ये इसी के ऊपर ऐसे आ रहा होगा, उसको तो आना ही पड़ेगा। ये कंडीशन चारों ऑप्शन में कहाँ कहाँ देख रहा है, m2/m1 इज लेस देन 1/2, 1/2 से कम देखो ए पार्ट में है, 1/2 से कम बी पार्ट में भी है, तो आंसर इज ए एंड बी पार्ट। 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ में कह रहा है कि थीन हुप, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है। 5 में देखिए कह रहा है कि a thin hoop of mass m radius r, ये भी क्रोटो का ही क्वेश्चन है, रशियन ओलंपियाड का। एट इनिशियल इंस्टेंट द hoop is at rest, ये hoop रेस्ट में है, a small washer of mass m with the zero initial velocity slide from the upper point of hoop along the smooth groove in inner surface of the hoop। यहां से ये बॉल स्लाइड करता है, ये जो बॉल है इसका मास स्मॉल m है, यहां से स्लाइड करते हुए यहाँ पे आता है। Thin hoop of mass m radius are placed on horizontal surface, कह रहा है कि जब ये बॉल यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे आता है, यहाँ पे जब आता है, जब वर्टिकल से फाई एंगल बनाता है, तो बताइए एंड फ्रिक्शन बिटवीन हुप एंड प्लेन शुड बी नेगलेक्टेड, मतलब कहीं फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, कह रहा है स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ हुप, इस हुप की स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ वाशर एट दिस इंस्टेंट व्हेन फाई इज 0, जब ये फाई 0 होगा तो इस वाशर की स्पीड बताइए, स्पीड ऑफ वाशर एट फाई की वैल्यू 0, ठीक है। ओके, देखो सी डी पार्ट तो बहुत इजी है, अगर इसको यहाँ पे मान के सीधे मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन आंसर। बट इस पार्ट के लिए, ईबी पार्ट के लिए आपको इस जनरल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन है 5th,
देखो अब बॉल यहाँ पे आ चुका है, इसका सेंटर है, ये एंगल फाई है, और सेंटर की जो स्पीड है लेट्स दिस इज भी, इस हुप की स्पीड भी है जिसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है। अच्छा, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी वी आर मान लो, दिस वन इज वी आर। तो कोई पूछे ग्राउंड फ्रेम में इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसमें इस वी को ऐड करोगे। ठीक है, ये जो हुप है, ये हुप ऐसे भाग रहा है और पार्टिकल ऐसे भाग रहा है, तो हुप के सेंटर की वेलोसिटी भी है, तो हुप के हर पॉइंट की वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी वी आर रिलेटिव है, और इस हुप के फ्रेम में अगर हुप के सेंटर में बैठ जाओगे तो हुप के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी रिलेटिव आएगी। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, दिस वन इज द वी आर, और इसको भी इसमें ऐड कर दो। ये वाला एंगल क्या होगा, अच्छा ये एंगल क्या होगा निकालना पड़ेगा ना, अगर ये फाई है तो बनेगा 90 माइनस फाई, दिस एंगल इज फाई, ये एंगल बनेगा फाई। तो इस पार्टिकल का मास है। अब क्या करेंगे, लगाएंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पूरे सिस्टम पे एक्स के डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम जीरो सिस्टम पे, एंड फाइनल मोमेंटम सिस्टम का इस कैपिटल एम का कैपिटल एम इंटू भी प्लस इस स्मॉल एम का मोमेंटम क्या लिखोगे, एम इंटू कैपिटल भी प्लस वी आर कॉस फाई। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स डायरेक्शन में एल से लिख दिया। नाउ एनर्जी कंजर्वेशन, जब ये पार्टिकल इस टॉप एंड से घूमते हुए यहाँ पे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल की लॉस करेगी पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज गेन इन कंटिन्यूटी ऑफ सिस्टम। तो इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगी, तो एनर्जी इक्वेशन लिखेंगे, कितना लॉस करेगी, एम जी इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये दूरी, तो ये बनेगा आर। अच्छा ये आर है तो ये क्या बनेगा, आर कॉस फाइव, तो एम जी इंटू एम जी इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, दिस इज आर प्लस आर कॉस फाइव, आर प्लस आर कॉस फाइव, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इस हुक की एनर्जी क्या आएगी, कैपिटल हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम इंटू इसकी काइनेटिक एनर्जी। ऐसा इसकी काइनेटिक क्या होगी, इसकी नेट स्पीड हाफ एम इंटू इसका नेट स्पीड। अच्छा ये भी है, ये वी आर और बीच एंगल फाई है, तो स्पीड क्या आएगी, वी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर प्लस 2v इंटू वी आर कॉस फाइव, ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 2। समझो ना स्पीड कैसे आएगी, इसकी स्पीड क्या आएगी, वी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, नेट स्पीड अंडर रूट करोगे और हाफ एम वी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे तो ये बन जाएगा। ऐसा दो इक्वेशन दोनों ने, एक वी अनोन एक वी आर अनोन, सॉल्व करोगे तो वी की वैल्यू हो जाएगी, ये आपको पहले ऑप्शन से मिल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको पहला ऑप्शन में भी पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन होल्ड करेगा ए बी में। अब फिर कह रहा है कि अब हमें बताइए इस पार्टिकल की स्पीड जब फाई की वैल्यू 0, तो ये जो दो इक्वेशन है ना इसमें पुट कर दो, फाई की जगह पे 0 पुट कर दो, यहाँ भी पुट कर दो, फिर सॉल्व कर दो। अब सॉल्व करने के बाद इस पार्टिकल की नेट स्पीड क्या होगी, नेट स्पीड वी फाइनल, ये फाई 0 हो गया ना तो ये भी तो इसके तरफ हो गया, दिस इज वी प्लस वी आर, बस आ गया आंसर। फाई 0 कर देना यहाँ पे भी यहाँ पे भी, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वी और वी आर निकाल लो और दोनों को जोड़ देना, आ गया आपको आंसर उस पार्टिकल की स्पीड व्हेन फाई इज 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 सही से पढ़िएगा, कह रहा है कि अ ब्लॉक ए ऑफ मास m is given a velocity v naught toward another block b of same mass. b is attached to the ideal spring of spring constant k. a make a head-on perfectly elastic collision with b. ये इसके साथ इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, देन करेक्ट ऑप्शन बताइए। तो ये ब्लॉक रेस्ट में और ये ब्लॉक जाके इससे टकराता है। टाइम आफ्टर द कोलिजन b attain the initial position again for the second time is the second, दूसरी बार कब इसी पोजीशन पे आएगा,
ठीक है, तो यही से टकराएगा, स्टिक कर देगा, फिर उसके बाद वेलोसिटी आएगी, फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, एक्सट्रीम से वापस यहाँ पे आएगा, आ गया उसी पोजीशन पे। ठीक है, और ये यहाँ पे परफेक्टली इनलास्टिक, मतलब मैं स्टिक मान के चल रहा हूँ, स्टिक चिपक गया। व्हाइट बोर्ड पे आते हैं फिर से। स्प्रिंग, ये ब्लॉक, अब टोटल मास क्या आ गया, 2m हो गया, दोनों स्टिक कर गया, तो स्पीड v0/2 हो जाएगी मोमेंटम कंजर्वेशन से। भाई ये जब इसे स्टिक करेगा तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, मान लो v1 हो गई, लगा दो मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि स्प्रिंग नॉन इंपल्सिव फोर्स है, तो यहाँ से मोमेंटम क्या आएगा, m इंटू v0 बराबर फाइनल मोमेंटम m इंटू v1 प्लस m इंटू v1, तो इससे v1 की वैल्यू क्या आ गई, v0/2 आता है। इसका मतलब कि ये ब्लॉक v0/2 की स्पीड अटेन कर लेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के। कह रहा दोबारा ये ब्लॉक इसी पोजीशन पे कब आए, ये तो मीन पोजीशन है ना, क्योंकि नेट फोर्स 0 है यहाँ पे, तो फिर ये ब्लॉक यहाँ जाएगा, एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वापस आएगा, तो मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन पे आने का टाइम क्या होता है, t/2। तो आंसर क्या आना चाहिए, ये पार्ट का आंसर आना चाहिए t बराबर t/2, तो दिस इज 1/2 इंटू 2π√m/k, और m की जगह पे 2m/k। इससे ये जो टाइम t आया, दिस इज 2 से 2 कटेगा, तो π√2m/k, तो π√2m/k आंसर होना चाहिए। टाइम आफ्टर कोलिजन बी अटेन इट्स इनिशियल पोजिशन again after the second time। once again ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक है, ठीक है, ये मिस्टेक ये है, ये परफेक्टली इनलास्टिक मतलब यहाँ पे स्टिक करना नहीं है। अब यही प्रॉब्लम है क्वेश्चनों के अंदर, अगर ये लिख देता है स्टिक देन कंफर्म स्टिक, ऐसे ऑसिलेट करेगा और दोनों ब्लॉक आपस में स्टिक किए रहेंगे, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो हम मान के चल रहे हैं कि दोनों स्टिक नहीं किए, तो स्टिक नहीं किए तब क्या होगा देखना। तो ये कह रहा है कि टाइम आफ्टर कोलिजन विथ बी अटेन इनिशियल पोजीशन अगेन फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरे बार कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद दूसरी बार कब इस पोजीशन पे आएगा, तो बताते हैं कब आएगा। तो दिस वन इज अगेन व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। पता है कोलिजन, जैसे कोलिजन उसके बाद यहाँ ऐसे चलना शुरू किया, तो ये पहली बार यहाँ पाया, और दूसरी बार मतलब ऐसे, ये दूसरी बार कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बार कब आया, मतलब समझ गया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जब उधर से ब्लॉक आके इसे टकराया तो दोनों मिले, फिर एक्सट्रीम तक गया, फिर वापस यहाँ पे ये आ गया पहली बार इस मीन पोजीशन पे, फिर अब ब्लॉक आगे जाएगा, फिर लौट के आएगा, तो ये आया दूसरी बार। तो कह रहा है ये टाइम कितना होगा तो ये कैपिटल टी हो जाता, ये कैपिटल टी हो जाता अगर दोनों ब्लॉक आपस में स्टिक होते, लेकिन कैपिटल टी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब ये मीन पे आएगा उसके बाद दोनों ब्लॉक अगेन सेपरेट होंगे, तो यहां से यहां तक का जो टाइम आएगा पहली बार आने का टाइम t1 वो तो यही बनेगा। लेकिन जब ये ब्लॉक मीन पे अगेन आ जाएगा इस तरीके से, ये भी m, तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, दैट इज a ओमेगा, और इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम दैट इज a ओमेगा, जो कि v0/2 होगा, ये भी v0/2 होगा वापिस मीन पे। अब इसके बाद जब ये दोनों ब्लॉक आगे जाएंगे तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को खींचेगा, बट इसे तो खींचेगा नहीं, तो इसकी स्पीड तो चेंज होगी नहीं, बट इसकी स्पीड घट जाएगी, क्योंकि पीछे वाला ब्लॉक को तो स्प्रिंग खींचेगा, और ये दोनों ब्लॉक आपस में स्टिक नहीं है, फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो यहां पे आने के बाद जब ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को पीछे खींचेगा तो इसकी वेलोसिटी घटेगी और इसकी नहीं घटेगी, इसकी तो v0/2 रह गई, तो जब इसकी फिर घटने लगेगी तो इसमें गैप बन जाएगा। इसका मतलब मीन पोजीशन के बाद जब ये ब्लॉक आगे जा रहे होंगे तो ये ब्लॉक तेजी से आगे निकल जाएगा और ये ब्लॉक इस एक्सट्रीम तक जाएगा और फिर लौट आएगा, और ये वाला ब्लॉक अब आगे भागता ही रहेगा, वो नहीं लौटेगा। तो अब मोशन क्या होगा पता है क्या, जैसे ब्लॉक इसे टकराएगा तो दोनों ब्लॉक साथ में यहाँ तक, इसके बाद जब आगे जाएंगे तो आगे वाला ब्लॉक आगे निकल गया और पीछे वाला ब्लॉक अब ऑसिलेट सिर्फ पीछे ब्लॉक करेगा।
तो फिर यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या होगा, ये अगेन T2 और ये अगेन T/2 बनेगा, बट अब की बार T आएगा वो सिर्फ एक ब्लॉक की वजह से आएगा, क्योंकि इस रीजन में सिर्फ एक ब्लॉक चल रहा है। तो दैट इज 1/2 2 पाई रूट एम अपन के। तो आंसर इज पाई रूट एम अपन के। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, दैट इज स्मॉल टी। तो T1 प्लस T2 ऐड कर दो, क्योंकि ये टाइम T1 और ये टाइम T2, जब दोनों को ऐड करेंगे तो पाई रूट एम अपन के कॉमन आएगा। अब ब्रैकेट में क्या बनेगा, √2 + 1, यहाँ से √2 यहाँ से 1। ओके, तो वही आपको ये पार्ट में दिख रहा है, तो ये पार्ट मार्क कर दें। कह रहा मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन। मैक्सिमम इलॉन्गेशन क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैक्सिमम इलॉन्गेशन में यहाँ पे इस ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही फाइनली पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी इलॉन्गेशन के टाइम पे, दैट इज x। तो यहाँ पे इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या है, दैट इज हाफ m इंटू स्पीड कितनी थी v0/2 का स्क्वायर, v0/2 ही तो गेन कर रहा है यहाँ पे। तो इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी जब ब्लॉक मैक्सिमम इलॉन्गेशन पे जाएगा तो काइनेटिक 0 हो जाएगी और वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ k इंटू x का स्क्वायर, देन x इज नथिंग बट v0/2 √m/k, v0/2 √m/k। तो v0/2 √m/k, तो आंसर इसी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कह रहा है कि कंसीडर द LC ऑसिलेशन सर्किट। सर्किट एलिमेंट है जीरो रेजिस्टेंस, LC ऑसिलेशन सिर्फ L और C है। इनिशियली T=0 ऑल एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, सब कैपेसिटर की एनर्जी की फॉर्म में, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है। एंड प्लेट 1 है पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। एट T बराबर इतना द प्लेट 2 अटेंड हाफ ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज फॉर द फर्स्ट टाइम। एट एनर्जी स्टोर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। अच्छा देखो, अगर इनिशियली चार्ज कैपेसिटर पे तो LC ऑसिलेशन की इक्वेशन क्या होता है, Q बराबर Q0 cos ओमेगा t। तो Q बराबर Q0 cos ओमेगा t का इक्वेशन बनेगा। ओमेगा कुछ और नहीं होगा, दिस इज 1/√LC होगा। क्या रहा है, एट T बराबर इतना द प्लेट 2 अटेंड हाफ ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज। इस मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज पे, इस पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाफ ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करो ना, प्लेस कर करके डालो। अच्छा 2 पे 2 अटेंड हाफ ऑफ पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम का, तो अगर 2 पे पॉजिटिव आएगा तो 1 पे नेगेटिव आएगा, 1 पे नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन के लिए ये जो चार्ज का फंक्शन है ये प्लेट 1 पे है, तभी तो T बराबर 0 पे Q0 पॉजिटिव आ रहा है, Q बराबर Q0 एंड दैट Q0 एज्यूम इट इज पॉजिटिव। तो इस टाइम पे ये जो बनना चाहिए, यहाँ का चार्ज आना चाहिए वो निगेटिव आना चाहिए, क्योंकि हाफ ऑफ पॉजिटिव 2 पे जा रहा है, इसका मतलब माइनस बनना चाहिए। चेक कर लो आ रहा है कि नहीं आ रहा। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली टाइम बताइए, ठीक है। तो चलो cos ओमेगा t को नेगेटिव करना है ना, तो Q की जगह पे क्या रखना है, -Q0/2, दैट इज Q0 एंड cos ओमेगा t, T1 मान लो। तो इससे क्या आ गया, -½ बनेगा, मतलब cos ओमेगा T1 की वैल्यू होनी चाहिए -½ अच्छा T1 की मिनिमम वैल्यू, अच्छा इस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो ताकि -½ अटेंड करे, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में मिनिमम आएगा -½ के लिए, थर्ड में तो थोड़ा सा और ज्यादा, फोर्थ में थोड़ा सा और ज्यादा आएगा, एंगल बढ़ता जा रहा है ना। तो फर्स्ट टाइम के लिए, फर्स्ट टाइम के लिए जब कोई पूछे तो इसकी वैल्यू क्या दोगे, 120 डिग्री। इसका मतलब ओमेगा T1 मस्ट भी 120 डिग्री। तो ओमेगा किसके बराबर, 1/√LC, T1 120 होता है 2π/3, तो इसको इधर भेज दीजिए तो बन गया 2π/3√LC। ए पार्ट करेक्ट आंसर। बी पार्ट, एट टाइम इतना द एनर्जी स्टोर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। अच्छा इस टाइम पे एनर्जी स्टोर बराबर है, एनर्जी स्टोर बराबर का मतलब, अच्छा यहाँ की एनर्जी क्या होगी, एनर्जी स्टोर बराबर है, मतलब जो टोटल एनर्जी थी आधा एनर्जी इसमें आ गई, आधा एनर्जी इसमें चली गई। अच्छा इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी है
हाफ क्यू नॉट का स्क्वायर बाई सी, और इसी की आधा एनर्जी कैपेसिटर के पास होनी चाहिए ताकि आधा इंडक्टर पास चला जाए। दिस इज हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। इससे प्रूफ करो तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज क्यू नॉट बाई रूट टू। मतलब जिस वक्त इसका चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट बाई रूट टू बनेगी, मतलब प्लस माइनस क्यू नॉट बाई रूट टू बनेगी, ये चार्ज की वैल्यू जब प्लस माइनस क्यू नॉट बाई रूट टू बनेगी, तब जाके मैं कहूंगा आधा एनर्जी इसके पास है, आधा एनर्जी इसके पास है। तो इसको उठा के यहाँ पे प्लेस कर दो। एक बात कम करो ना, ये वाली वैल्यू उठा के इसमें रखो और देखो क्यू की वैल्यू अगर इसके बराबर आती है तो सही है। ये पाई बाई फोर है ना, तो जब पाई बाई फोर की वैल्यू यहाँ पाएगी तो वन बाई रूट टू बनेगी। ठीक तो है, क्यू नॉट बाई रूट टू आएगा। बी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद सी पार्ट कह रहा देखिए कि एट टी बराबर पाई रूट एल सी द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस इंडक्टर इज मैक्सिमम। अच्छा, इंडक्टर का ईएमएफ मैक्सिमम है। अच्छा, ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा। अच्छा, इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा। अगर इसका ईएमएफ मैक्सिमम है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी तो मैक्सिमम होगा। जब यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम है तो यहाँ भी पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। मतलब कैपेसिटर का चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब ये प्लेट चाहे प्लस क्यू नॉट अटेंड करे या माइनस क्यू नॉट अटेंड करे, दोनों में से कोई एक अटेंड करना ही चाहिए। तो यहाँ का पोटेंशियल मैक्सिमम जाएगा, तो फिर यहाँ का भी मैक्सिमम जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो ये आना चाहिए प्लस माइनस क्यू नॉट। तो प्लस माइनस क्यू नॉट का मतलब अब चेक कर लो कि टी की वैल्यू प्लेस करो और देखो क्या क्यू की वैल्यू प्लस माइनस क्यू नॉट आ रही है, तो हो जाएगा। सी पार्ट क्या रहा है, टाइम क्या है, सी पार्ट टाइम है पाई रूट एल सी। देखिए पाई रूट एल सी है, जब पाई रूट एल सी प्लेस करेंगे यहाँ पे तो पाई का टर्म आ जाएगा, कॉस पाई इज माइनस वन, तो माइनस क्यू नॉट। यस, सही कह रहा। सेकेंड डी पार्ट, डी कह रहा है कि व्हेन एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इज मिनिमम द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस इंडक्टर इज आल्सो मैक्सिमम। ये क्या है, व्हेन एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इज मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस इंडक्टर इज आल्सो मैक्सिमम। यस, सही है। क्यों, व्हेन एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इज मिनिमम, एनर्जी स्टोर इंडक्टर में मिनिमम है, इसका मतलब एनर्जी इंडक्टर में नहीं है, जीरो है। तो पूरी एनर्जी कहाँ है, कैपेसिटर पे। अब कैपेसिटर पे अगर एनर्जी ज्यादा है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, और जब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो कैपेसिटर इंडक्टर साथ पैरेलल है, तो इंडक्टर का भी पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा। इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ है तो ईएमएफ ज्यादा आएगा। समझ में क्या किया, इंडक्टर एनर्जी जीरो तो पूरी एनर्जी कैपेसिटर के पास, अगर पूरी एनर्जी कैपेसिटर के पास, अगर पूरी एनर्जी कैपेसिटर के पास है, इसका मतलब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा है, और कैपेसिटर इंडक्टर पैरेलल है, इसका मतलब इंडक्टर का भी पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ होता है, तो ईएमएफ ज्यादा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए 8 में कह रहा है कि टू कार ए एंड बी। देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, जो एडवांस में अक्सर पूछता है। टू कार ए एंड बी अप्रोचिंग अ क्रॉसिंग पी, speed 10 meter per second, ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये 15 मीटर पर सेकेंड। एट द टाइम स्टैंड व्हेन ए इज 180 मीटर एंड बी इज 255 मीटर। ये ब्लो अ हॉर्न, ये यहाँ पे ब्लो कर रहा है विथ फ्रीक्वेंसी 294 हर्ट्ज। यूज स्पीड ऑफ साउंड इतना, देन करेक्ट ऑप्शन इज बी हियर हॉर्न इतना सेकेंड आफ्टर ए ब्लो हॉर्न। ओके, कह रहा है जब ये हॉर्न ब्लो कर देता है तो उसके एक सेकेंड बाद बी को सुनाई देगा। बी हियर आर इंस्टेंटली आफ्टर, गलत कर, इंस्टेंटली कैसे सुनाई देगा, जब ये हॉर्न आएगा आवाज देगा उसके बाद आवाज आगे बढ़ेगी ना, जब आवाज आगे बढ़ेगी तो समझ नहीं लगेगा यहाँ से तक जाने में, तब तक यहाँ से तक पहुंच जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाई बी इज, बी को जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो इतना होगी कि इतना होगी। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये क्लास में जरूर पढ़ाया जाता है सब जगह। व्हाइट बोर्ड पे चलता है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ये 180 मीटर की दूरी थी, और ये है 10 मीटर।
और ये है 255। और इसकी स्पीड कितनी है? 15। तो जितने टाइम में, अब मान लो इसने आवाज प्रोड्यूस किया तो आवाज चारों तरफ प्रोड्यूस करेगा ना, ऐसे रेडियली आउटवर्ड चारों तरफ प्रोड्यूस करेगा ऐसे। तो जब आवाज यहां से यहां तक आएगी तब तक यहां पहुंच गया होगा। इसका मतलब इसको यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा उतने ही समय में आवाज यहां से यहां पर जाएगी। ठीक है, तो चलो मान लो टी टाइम लगा, तो टी टाइम में ये पार्टिकल कहां से कहां तक जाएगा? इतना दूरी तय करेगा पर्सन। ये दूरी क्या होगा? 15 इंटू टी होगा। स्पीड 15 है तो टी टाइम में इतना दूर तय करेगा 15 टी। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? ये डिस्टेंस क्या आएगा? 255 में से ये घटा दो। अच्छा, जितने टाइम में ये पर्सन यहां से यहां तक जाएगा उतने ही टाइम में आवाज को यहां से यहां तक आना है। तो ये टाइम कैसे निकलेगा? तो ये डिस्टेंस निकालेंगे। ये डिस्टेंस किससे आएगा? तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे। तो 180 का स्क्वायर प्लस 255 माइनस 15t का स्क्वायर का अंडर रूट एंड डिवाइड बाई स्पीड 330 है ना, साउंड की स्पीड 330 है, 300 दिया गया इज इक्वल टू दैट इज टी। यहां से यहां तक आने का जो टाइम है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट कर दिया, और स्पीड कितना है? 300 से डिवाइड कर दिया, आ गया इतना टाइम। और यही टाइम टी के बराबर होना चाहिए क्योंकि इसको यहां से यहां तक जाने का टाइम टी है। सिंप्लीफाई कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, एक सेकेंड। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आता है दैट टी इज 1 सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड। ये पार्ट करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है फ्रीक्वेंसी कितनी हेयर होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग इस पोजीशन के लिए यूज करते हैं क्योंकि यही वाली साउंड इसके कान पे सुनाई देगी। तो ये स्पीड कितनी है? 15 है। लेट्स दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? एफ बराबर वी प्लस वी नॉट। वी साउंड की स्पीड है दैट इज 300, वी प्लस वी नॉट। वी नॉट क्या? ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ये है तो 15 का कॉस कंपोनेंट दिस इज 15 कॉस थीटा। वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। ये सोर्स है, ये 10 है और ये 90 पर थीटा है। इधर क्या आएगा? 10 कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो 10 साइन थीटा एंड मल्टीप्लाई बाई इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 2.94 हर्ट्ज। 2.94 हर्ट्ज, 2.94 किलो हर्ट्ज है ना, किलो हर्ट्ज है। ठीक है, अब यहां से आपको थीटा निकालना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ इज 180 एंड डिवाइड बाई दिस लेंथ इज 255 माइनस 15 टी। टी वन प्लेस कर दीजिए, इससे tan थीटा आ गया। tan थीटा आ गया तो उससे आपको sin थीटा मिल जाएगा और cos मिल जाएगा, उठा के आप रख देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन एक बार चेक कर लूं आपको। 20 क्वेश्चन, तो हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 10 चाहिए, अगले कंप्रेस क्वेश्चन नंबर 9 हम अटेम्प्ट करते हैं। देखिए कह रहा चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q एंड मास m इंटर इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड वैरी विद द x कोऑर्डिनेट लाइक दिस। इस तरह से वैरी कर रहा है। ओके, 0 और d1 के बीच में अल्फा है और d1 से लेके d1 प्लस d2 के बीच में माइनस है। ओके ओके, बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस इस तरीके से। अच्छा, ये ओरिजिन है दैट इज 0, ये d1 है और ये है d1 प्लस d2, मतलब ये दूरी जो है वो d1 के बराबर है। 1 सेकेंड।
ये D1 है और ये D2 है। इसमें पहले वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है? अल्फा के बराबर है। आपकी कैप है, मतलब डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है अल्फा, मैग्नेटिक फील्ड D1 इससे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है बीटा के बराबर, मैग्नेटिक फील्ड बीटा। अब बढ़ते हैं, वेयर अल्फा बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, इतना इतना वेलोसिटी v नॉट आई कैप है इन द रीजन x बराबर 0, और इतना चार्ज पार्टिकल है वेलोसिटी v नॉट आई कैप। ओके, v नॉट आई कैप है प्लस आई कैप, कब? इस रीजन में भी और इस रीजन में भी। मतलब v नॉट आई कैप अगर मान लो यहाँ पे इंटर करता है एक पार्टिकल्स ऐसे, यहाँ पे अगर इंटर कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पे भी स्पीड v नॉट है, और जब ये ऐसे घूमते हुए, अच्छा v क्रॉस v का मतलब ऊपर बेंड कर, v क्रॉस v का मतलब नीचे करेगा ना, चार्ज प्लस क्यू, तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, तो v क्रॉस v, v की तरफ फिंगर करो, v की तरफ घुमाओ, v बाहर है ना, क्रॉस v थंब बताएगा डायरेक्शन, v क्रॉस v वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड मेरे तरफ, तो v की तरफ फिंगर करो और घुमाओ v की तरफ, v इधर है मेरे तरफ है, v क्रॉस v थंब है डायरेक्शन बताएगा। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है अगर मैं इसको हटा दूं तो इसका मोशन मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये D1 या D2 याद रखना, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे आएगा इस तरीके से, फिर ऐसे बनेगा इस तरीके से आएगा। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद जब भी ऐसे आएगा, भी ऐसे आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो भी क्रॉस भी, तो थंब ऊपर, तो फिर थंब ऊपर तो ऊपर को बेंड करेगा, तो ऐसे, और यहाँ आने के बाद इसको ऐसे जाना है, एकदम ऐसे जाना है, तभी पूरी की पूरी वेलोसिटी x बनेगी। ये ध्यान रखना जरूरी है यहाँ तक कि इस रीजन में बेंडिंग नीचे होगी और आगे के रीजन में बेंडिंग ऊपर करोगे, तो ऐसे घूम के फिर ऐसे जाएगा। तो अगर यहाँ पे x में तो यहाँ भी एग्जैक्टली x में होना चाहिए, जबकि ये दूरी D1 है और ये दूरी D2 है। ठीक है, तो समझना बाकी है। लेट T1 is the time spent in region इतना, T2 the time spent in region इतना। Let the average force on the charged particle during the time spent in 0 to D1 is F1 and during time spent इतना is F2। करेक्ट ऑप्शन है T1 की वैल्यू इतनी होगी, T1 बराबर T2 इतना इतना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे? ओके देखिए, अच्छा इसका सेंटर कहाँ बनेगा? इस रीजन का सेंटर हर हाल में यहाँ बनेगा, इसी लाइन बनेगा, v क्रॉस बी थंब नीचे। तो जहाँ पे इनिशियल पोजीशन होता है ना, उसी से हम लोग प्रूफ करते हैं कि सेंटर कहाँ बनेगा। लेट सेंटर यहाँ बनेगा, दिस इज 90 डिग्री। ये बढ़ाया चल चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, कि जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हो, इनिशियल पोजीशन अंडरलाइन है, उसी पे चेक कर लो कि फोर्स किधर लगेगा, और उसके डायरेक्शन में किसी एक आर्बिट्री जगह पे सेंटर एज्यूम कर लो। ओके देखो, ये सेंटर मान लिया, ये 90 डिग्री। अब ऐसे घूमते हुए ये यहाँ पे आएगा। अच्छा यहाँ पे भी 90 डिग्री फोर्स बनेगा, v क्रॉस बी थंब एग्जैक्ट ऊपर आएगा। ये फाइनल पोजीशन भी x में है, तो सेंटर इसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं बनेगा, इधर ही कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा सेंटर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको मिला दूं, सुनते रहना, अगर मैं इस वाले क्रॉस सेक्शन को इससे मिला दूं, ये सेंटर बन गया, ये भी 90 बनेगा, 90 ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और इसको इससे मिला दो, तो ये रेडियस अलग है इस फील्ड की वजह से, और ये रेडियस अलग है इस फील्ड की वजह से। लेकिन पता है ये जो एंगल आना चाहिए ना, ये जो एंगल आना चाहिए, अगर एंगल थीटा है तो इसको हर हाल में थीटा ही बनना पड़ेगा। पता है क्यों? जितना एंगल इधर ट्रेवल किया है उतना ही एंगल इधर ट्रेवल करेगा, तब तो जाकर हॉरिजॉन्टल होगा। इसको हॉरिजॉन्टल होने का कंडीशन ही है कि अगर यहां से यहां तक आते वक्त 30 डिग्री घूम गया, तो 30 नीचे कर घूमा, तो 30 जब ऊपर कर घूमेगा तब ना हॉरिजॉन्टल होगा। ये क्या है? क्लॉकवाइज है, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है नहीं, ठीक है।
ये ऐसे आया, ऐसे घुमा 30, तो 30 अगर ऐसे घूम जाए तो हॉरिजॉन्टल नहीं हो जाएगा? हो जाए। ओके, तो एक चीज बताओ, इस पॉइंट को इससे मिलाने के बाद ये एंगल और इस पॉइंट को इससे मिलाने के बाद ये एंगल एग्जैक्टली इक्वल है, और ये लाइन आपस में पैरेलल है, वर्टिकल है ना, तो कंफर्म है कि इसको जब मिलाओगे ना ऐसे, ये लाइन एक ही स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए पूरा। अब चलो, ओके। अच्छा, तो यहां का रेडियस ये है और यहां का रेडियस ये है। थीटा क्या होता है? ओमेगा टी होता है। ये थीटा ओमेगा टी, ये भी थीटा ओमेगा टी। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे? ओमेगा 1 इंटू T1, और यहाँ का थीटा अगेन बनेगा ओमेगा 2 इंटू T2। भाई थीटा तो बराबर आ रहा है, और थीटा क्या होता है? ओमेगा टी। तो इस रीजन का ओमेगा टी बराबर इस रीजन का ओमेगा टी, इसमें टाइम स्पेंड T1 है, इसमें T2। ओमेगा क्या होता है? क्यू बी अपान एम। तो क्यू बी, यहाँ का भी क्या अल्फा है, क्यू बी अपान एम इंटू T1 बराबर ओमेगा क्या बनेगा? क्यू बीटा क्यू बी अपान एम इंटू T2। एम से एम कटेगा, क्यू से क्यू कटेगा, इससे T1 अपान T2 का रेशियो आ जाएगा बीटा अपान अल्फा। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब टाइम स्पेंट, इसमें जो टाइम स्पेंट है पहले रीजन का, ठीक है, और दूसरे रीजन का टाइम स्पेंट का रेशियो आ गया, ठीक है, बट उससे आंसर थोड़ी आया, विच सब बचा हुआ है, T1 निकालना बचा हुआ है। अच्छा, T1 अपान T2 इक्वल्स टू बीटा अपान अल्फा, इसका मतलब बी पार्ट होल्ड नहीं करेगा, गलत हो गया, T1 और T2 नहीं आएगा, अल्फा बीटा अलग अलग। ओके, कुछ तो आया। चलो एक काम करते हैं, ये थीटा कैसे निकालोगे? दिस थीटा इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल में आता है। अच्छा, ये डिस्टेंस d1 है और ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर, रेडियस बन गया, तो tan थीटा की वैल्यू क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? साइन थीटा ना, मैंने साइन थीटा दिया ना, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे? d1 अपान आर, साइन थीटा इक्वल्स टू d1 अपान आर, और आर क्या होगा? एम बी अपान क्यू बी, आर इज एम बी अपान क्यू बी, एम बी वेलोसिटी वी नॉट है, एम बी अपान क्यू इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड अल्फा है। इससे थीटा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा इज साइन इनवर्स d1 क्यू अल्फा डिवाइड बाई एम वी नॉट आ गया, और थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा टी, ये तो है ओमेगा T1, तो ओमेगा किसके बराबर है? तो क्यू बी, बी अल्फा के बराबर है, देखो क्यू बी अपान एम इंटू टाइम T1, इससे T1 निकल गया, एम अपान क्यू अल्फा, एम अपान क्यू अल्फा, क्यू अल्फा D1 डिवाइड बाई एम वी नॉट, ठीक है, ये पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। बी पार्ट रॉन्ग है, सी पार्ट एवरेज फोर्स F1 और F2 आपस में इक्वल होगा क्या? अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी इक्वल कर रहा है, वेक्टर इक्वल होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसे घूम रहा है तो कंफर्म है एवरेज फोर्स ऐसे लगा होगा, और अगर ये ऐसे घूम रहा है तो एवरेज फोर्स ऊपर पर लगा होगा, डायरेक्शन ही अपोजिट है। अब मैग्नीट्यूड की बात करनी पड़ेगी, क्या मैग्नीट्यूड सेम आएगा? यस, सेम आएगा। नहीं, कैसे चेक करना पड़ेगा? मोमेंटम का चेंज डिवाइड बाई टाइम, ये नहीं सेम आएगा, पता है क्यों? देखो कैसे, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ की वेलोसिटी वी नॉट है, यहाँ की वेलोसिटी मान लो वी है, ये भी वी नॉट है, तो मोमेंटम चेंज इसके और इसके बीच का जो मोमेंटम चेंज बनेगा, और इसके इसके बीच का मोमेंटम चेंज एकदम सेम बनेगा, मोमेंटम चेंज एकदम सेम बनेगा, क्योंकि ये थीटा बराबर है, तो जो मोमेंटम चेंज इस यहाँ का मोमेंटम माइनस यहाँ का मोमेंटम करोगे, वही मोमेंटम चेंज दिस माइनस दिस से बनेगा, क्योंकि ये इनिशियल है, तो इस केस में ये फाइनल है, और ये फाइनल है इस केस का, इस केस का इनिशियल है, तो मोमेंटम का चेंज सेम होगा। और एवरेज फोर्स क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, बट टाइम तो अलग अलग है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, टाइम तो अलग अलग है, इसका मतलब कंफर्म है कि इसका डी पार्ट भी गलत आंसर है, तो इसका सिर्फ एक पार्ट सही है, दैट इज ए पार्ट।
ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक टीपीटी 6 डिस्कस की। इसके आगे क्वेश्चन और डिफिकल्ट है, ये पजलिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।